डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी सिफारती वफ़द जो है अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया है। वफ़द ने भारतीय जारियत पर भी सवाल उठाए, जबकि दूसरी जानिब आलमी ताकतों से मुदाखलत की दरख्वास्त भी की है। देखिए जी, अभी तो अगले 2 दिनों में बजट आ रहा है। हमने सफारती महाज पे यानी खारजा महाज पे, जी और खारजा महाज बहुत अहम, क्योंकि उसकी वजह ये इतनी पेचीदा दुनिया और इतना पेचीदा ये पूरा खित्ता इस वक्त हो चुका है, और एक क्योटिक दुनिया है, और उसमें एक मेरे ने ख्याल कि इससे बेहतर खारजा पॉलिसी मुमकिन थी। मतलब ये बेहतरीन खारजा पॉलिसी हमारी इस वक्त गई है। 2 फ्रंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हमने, अल्लाह का करम है कि बहुत गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की हैं। एक हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट है और एक हमारा मिलिट्री का फ्रंट है, जिस पे हमने भरपूर जंग तो एक अलग चीज़ है, फतह हासिल की है, नुसरत जिसको मैं प्रॉपर लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से हमें नुसरत अता हुई है। अब इसमें यह है कि अब हमने आगे क्या करना है। तो आगे जो है वो सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है वो है हमारी मईशत, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कल इकोनॉमिक सर्वे आएगा और परसों बजट आ जाएगा। अब मैं इस वक्त आपको ज़रा सिर्फ ये बताऊं कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास कौन है। एक मिडिल क्लास है जी। और एक उससे ऊपर, और एक जो है वो गरीब तबका है। अच्छा, अब आप पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि पाकिस्तान में एक जो घराना है, फैमिली औसत एवरेज, उसमें 5 लोग होते हैं। पूरे मुल्क में एवरेज घराने में, एक घराने में 5 लोग होते हैं, और उन 5 लोगों का जो घराना है उसमें अगर 32,500 से कम आमदनी हो जाए, यानी 5 लोग हैं, एक कमाने वाला है और उसकी जो आमदनी है वो 32,500 से कम हो जाए। अब सोचें 32,000 में 5 लोगों को, बच्चों को, बेगम को, वालिदैन को, बीमारियां, सब कुछ, तो वो गुर्बत की लकीर में चला जाता है, गुर्बत में चला जाता है। और पाकिस्तान में कोई 11 करोड़ लोग इस वक्त खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं, तकरीबन 11 करोड़। यानी उनकी जो तादाद है वो है 44.7%, यानी तकरीबन आधे, निस्फ से कुछ कम गरीब हो गए। लेकिन गरीब की डेफिनेशन सुने आप, यानी गरीब वो है जो कि 5 लोगों के घराने को पाल रहा है 32,500 रुपये महीने में। अब उसमें बिजली का बिल कैसे दे रहा है, खाना, बीमारियाँ, गैस का बिल, ये वो। और एक अजब बात ये देखें कि जो 32,500 से, सॉरी, जो 40,000 से लेके, अगर आमदनी किसी की 40 से 70,000 है जी, 5 लोगों के घराने को पालने के लिए, एक नौजवान या एक शख्स की या एक खातून की, कोई भी 40 से 70,000 है, तो वो लोअर मिडिल क्लास है, वो गरीब नहीं है। 40,000 तनख्वाह पे मुझे बताएं कि आज के दौर में कौन घर चला सकता है 5 लोगों का। लेकिन वो गरीब नहीं है, वो लोअर मिडिल क्लास में शुमार होगा। सही। और 70,000 से अगर ऊपर थोड़ी सी तनख्वाह हो गई तो वो अपर मिडिल क्लास में हो गया। यानी अगर किसी की 80,000 रुपये तनख्वाह है और 5 लोगों को, अब मुझे बताएं, 80,000 रुपये में बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल, बीमारियां, खाना पीना, फीसें, सारा, वो मिडिल क्लास होगी। यानी आप जरा डेफिनेशंस देखें कि किस तरह पाकिस्तान में बनी है। तो ओके, कि मिडिल क्लास का बंदा है, तो मिडिल क्लास का मतलब ये है पाकिस्तान में कि उसकी 80,000 रुपये तनख्वाह है और वो 5 लोगों का घर चला रहा है, तो ये मिडिल क्लास है। हम लोग मिडिल क्लास के हैं। ये मिडिल क्लास की डेफिनेशन आप देखें तो 44.7% लोग जो हैं वो इस साल खत्ते गुर्बत से
नीचे चले गए हैं। और इसमें अब ये वो बड़ा फ्रंट है जो कि असल जिस पे हमने जंग लड़नी है, और इसका एक ही तरीका है। ये नहीं है कि पैसा कम है पाकिस्तान के पास, वसाइल कम है पाकिस्तान के पास, नहीं, एलिट कैप्चर। और ये दहशत गर्दी, धमाके, ये प्रॉक्सी वॉर, ये वो सबसे बड़ी दहशत गर्दी माशी दहशत गर्दी है। उसमें हर रोज़ लोग जीते हैं, हर रोज़ मरते हैं। बम धमाकों में तो एक दफ़ा ख़त्म हो गए ना, मर गए, गोलियां लग गई, ख़त्म। इसमें रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं। रिश्वत, करप्शन, माफियाज, इसमें स्मगलिंग, चोर बाजारी, टैक्स एवेजन्स, पूरा का पूरा सिस्टम का सत्यानाश है। जब हमने खारजा महाज पे और अस्करी महाज पे कामयाबी हासिल कर ली तो ये कोई मसला नहीं है। ये सबसे मतलब जो हमने उनके साथ किया है ना, BLA टाइप प्रॉक्सीज के साथ, यही हमने इनके साथ करना है तो मुल्क ठीक हो जाएगा। इनको करने की जरूरत भी नहीं है। डरे सहमे लोग होते हैं ना, करप्ट है ना, करप्ट है, माफियाज के लोग हैं, इनको बस इनकी तबीयत साफ कर दी जाए और गरीब लोगों पे नहीं। यानी आप मुझे बताएं ना, गरीब आदमी की डेफिनेशन, पहले तो गरीब आदमी की डेफिनेशन आप सुन के हैरान हो गए ना कि 5 लोगों का ख़ानदान वो 32,000 में पाल रहा है महीना, वो गरीब है। और जो 80-70,000 तक गया है वो लोअर मिडिल क्लास है। तो उनसे आप उनका क्या खून में से क्या निचोड़ेंगे उनमें से। और वही बिजली का बिल भी दे रहे हैं, वही गैस का बिल भी दे रहे हैं, उन्हीं के ऊपर मसाइल हैं, उन्हीं से रिश्वत भी तलब की जा रही है, उनका कोई काम भी नहीं हो रहा। तो ये हमारा अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने इकॉनमी को कैसे ठीक करना है। बजट तो भी आ रहा है ज़ाहिर, अब तो इस वक्त तो जैसा आएगा उस पर तबसरे होते रहेंगे, लेकिन ये हम उससे सीखते नहीं हैं। जब तक हम ये गत जोड़ ख़त्म नहीं करेंगे ना एलीट का, तो उस वक्त तक जो है ना वो, और छोटी स्मार्ट गवर्नमेंट्स का कंसेप्ट आ गया है। पॉलिटिकल नारे अपनी जगह हैं। देखें, फौज, ब्यूरोक्रेसी से मुराद आप तमाम अदारे लगा लें ना, उसमें स्कूल, हॉस्पिटल्स, यानी उन सबको मैं शामिल कर रहा हूँ, जो जितने भी अदारे, इनको पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल नारों की जद में नहीं आने चाहिए। जो मैं बात कहता हूँ ना कि पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ जगहों पे हमने मैनेजमेंट ठीक करनी है। तो मैनेजमेंट जब ठीक होती है तो अकाउंटेबिलिटी होती है। जो मैं बात हमेशा कहता हूँ कि आप एक सूबे के वज़ीर आला को कहेंगे तुम वज़ीर आला नहीं हो भाई, तुम यहाँ के CEO, आप देखें कैसे सूबा ठीक हो जाएगा। उसको CEO का नाम रख दें, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, वो बजट भी आपको, मतलब वो एक कंपनी के CEO की तरह काम करेगा ना मैनेजमेंट का, तो वो ठीक कर देगा। लेकिन वो जब नारेबाजी करता रहेगा, ये इसको दो, इसको यार ये दे दो, कट लगा दो, फलां कर दो, अकाउंटेबिलिटी तो होगी नहीं। उसका अपना कारोबार जो चल रहा है उसमें आप देखेंगे कैसी अकाउंटेबिलिटी होगी, चाहे उसकी मिलें हो, चाहे उसके कारखाने हो। तो ये जो मामला है हमने ठीक करना है। अच्छा, अब इसमें जो है वो मैं सबसे पहले तो हमारे एक बड़े ज़बरदस्त कोलीग हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में वो लिखते हैं, कई मुलाकातें उनसे रही है 9/11 के बाद, तो बहुत दफ़ा उनसे मुलाकातें हुई, और उनका नाम है डेविड इग्निशियस। बड़े कमाल आदमी हैं, उनके 11 तकरीबन नॉवेल्स हैं। अच्छा, नॉवेल लिखते हैं वो, लेकिन नॉवेल्स उनके पढ़े ना आप, तो नॉवेल्स में आपको ऐसा लगेगा कि वाकई कोई कहानी उन्होंने नॉवेल के अंदर, मतलब है कि उसमें आप समझें कि फिक्शन में उन्होंने कोई वाक़यात बयान किए हों। तो अब ब्लड मनी उनका पढ़ें तो लगता है कि कोई पाकिस्तान का तस्करा हो रहा है, उस ज़माने में जो ये ब्लैक वाटर और ये सारा चल रहा था। अच्छा, फिर बॉडी ऑफ लाइज के ऊपर एक मूवी बनी है उनके, एक नावल के ऊपर, और एजेंट्स ऑफ इनोसेंस उनका बड़ा ज़बरदस्त एक नावल है। फिर द डायरेक्टर उनका सिरो, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त नावल है। इनकी 11 नावल्स हैं और सारे बेस्ट सेलर्स हैं, सारे बेस्ट सेलर नावल्स हैं। तो उसके बाद जो है इंक्रीमेंट है, बहुत इनके ज़बरदस्त नावल हैं, द क्वांटम स्पाई, और ये सारे CIE वालों के साथ इनका फटा रहता है। वो CIE वाले कहते हैं कि ये जो है ना एजेंट्स ऑफ इनोसेंस, वो कहते हैं कि पेंटा, अच्छा बड़े वेल लिंक्ड आदमी है, और मतलब जो लोग भी मीडिया को जानते हैं या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हैं, वो डेविड इग्निशियस को ज़रूर जानते हैं। डेविड इग्निशियस के एक आर्टिकल आया है वॉशिंगटन पोस्ट में, और उस आर्टिकल से पहले, उस आर्टिकल में मैं जाने से पहले सिर्फ आपको ये बताऊं कि
हाँ 1212 यूक्रेन के फौजियों की लाशें लेके रशिया जो है वो यूक्रेन की सरहद पे खड़ा है, क्योंकि यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि जी हमने वो इस्तांबुल मुआहदे के तहत जो कैदियों का तबादला होना था और जो मैयतों का तबादला होना था हमने वो तोड़ दी है। तो रशिया वो लाशें लेके 1212 लाशें लेके रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, ट्रकों में, ट्रेन्स में, वो यूक्रेन के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे पहुँच के उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को बुला लिया और इस वक्त वहाँ, और उन्होंने कहा है अच्छा उसमें, और साथ ही जो जिन लोगों की डेथ हुई है यूक्रेन के फौजियों की, उनकी लिस्ट उन्होंने पब्लिक कर दी है और उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ज़ेलेंस्की ने अपने लोगों को बताया हुआ था कि तो जिंदा है। और वो जो है वो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर एक मुकम्मल, आप समझें कि एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल है। और उसमें जो है वो उन्होंने नाम भी सारे शाये कर दिए हैं। जिसने RT न्यूज़ देखना है वो उसमें नाम देख लें। सेकंड, ये कंप्लीट नाम है फॉलन यूक्रेनियन सोल्जर्स जिनको डिसोन किया हुआ था कीव ने। सेकंड स्लाइड, कीव का कहना था ये सारे लोग जिंदा हैं, तो उनके नाम उन्होंने शाये कर दिए। और 1212 जो हैं वो मैयतें हैं और इस वक्त ज़्यादा जो हैं वो तास वाले कह रहे हैं कि जी वो मतलब एक बहुत बड़े जो डेविड इग्निशियस पे आता हूँ वापस। डेविड इग्निशियस ने एक ऑपेड लिखा है और वो ऑपेड जो है वो कहता है यूक्रेन्स डर्टी वॉर इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अच्छा, अब ये कोई और लिखता ना तो इसको ज़रा नज़रअंदाज कर देते, डर्टी वॉर। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जी कवर्ट स्ट्राइक्स जो हुई हैं रशिया में, ये जो हैं ये अब एक डर्टी वॉर की तरफ फैलने जा रहे हैं। कवर्ट ऑपरेशन बियॉन्ड द फ्रंट्स विद मोर टारगेटेड किलिंग्स, सेबोटाज, दहशतगर्दी के वाकयात, टारगेट किलिंग स्ट्राइक्स ऑन कंट्रीज दैट सप्लाई आर्म टू यूक्रेन एंड रशिया रिस्पेक्टिवली। दोनों की जो मदद करते रहे हैं उन मुल्कों में दहशतगर्दी, धमाके, कत्ल, इस किस्म की डर्टी वॉर शुरू हो रही है। ये जो लफ्ज़ है ना डर्टी वॉर, ये अर्जेंटीना से निकला है। सही। अर्जेंटीना में 70 की दिहाई में ये डर्टी वॉर जो है ये वहाँ पे 1976 से 1983 तक डर्टी वॉर हुई थी। उसमें हज़ारों लोग मारे गए थे और वहाँ पर वो डर्टी वॉर जो है ये, अगर CIA ने बाद में जो उनके डीक्लासिफाई हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, तो 11th अगर हम देखें ना इनका सिक्योरिटी आर्काइव, इनसाइड अर्जेंटीना's killing machine, US intelligence documents record gruesome human rights crimes of 1976 to 83। लेकिन इसमें इशू जो है वो ये है कि ये इसमें बहुत लोग मारे गए, मुजाहरे आगे पीछे दाएं बाएं, इसमें हज़ारों की तादाद में किडनैपिंग्स हुई, किलिंग्स हुई, मलेशियाज बन गई, वो फौज से लड़ रहे थे, वो पुलिस की आपस में, बहुत अर्जेंटीना में गड़बड़ हुई। और कई सालों के बाद 2003 में गार्डियन में उस वक्त के जो सेक्रेटरी स्टेट थे 12th स्लाइड, उन्होंने कहा कि किसिंजर अप्रूव्ड द अर्जेंटीनियन डर्टी वॉर। ठीक है, अच्छा 70 की दिहाई में फिर ये जो डर्टी वॉर थी इसकी, तो डर्टी वॉर का लफ्ज़ वहाँ से निकला है, यानी सैबोटाज, ये वो सब। अब ये जो डेविड इग्निशियस कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डर्टी वॉर इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड